गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं पीजी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें हमारे लगभग एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। कुछ टॉपिक्स बचे हैं जिनको मैं जल्दी ही पूरा करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज मैं आपकी यूनिट सेकेंड स्टार्ट करने वाला हूं। आज हम यूनिट सेकेंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जिसमें हम बात करेंगे डिस्क कार्य की, रेक्टिफायर की, डिस्क कार्य, ठीक है ना, और ट्रांजिस्टर की। जो सेकंड है ट्रांजिस्टर की, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर की। तो इसमें जो हम आज बात करने वाले हैं फर्स्ट वो है रेक्टिफायर डिस्क कार्य, ठीक है ना। तो आपकी यूनिट सेकंड में इन दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर, इनकी बात होगी। पहले हम बात करेंगे रेक्टिफायर की। जो हम डेली लाइफ में जो रेक्टिफायर है वो हमारे रोज यूज आता है, ठीक है ना, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज करते हैं तो वहीं पे रेक्टिफायर का हमको काम पड़ता है। रेक्टिफायर करता क्या है आप जानते हो, जो प्रत्यावर्ती करंट है, एसी करंट जिसको आप बोलते हो, उसको डीसी करंट में डायरेक्ट करंट, ठीक है ना, विद्युत धारा के अंदर परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। तो हमारी डेली लाइफ के अंदर जितने भी उपकरण हैं वो सारे के सारे कुछ को छोड़ के, और आजकल तो जितने भी जो इलेक्ट्रिक उपकरण आ रहे हैं हमारे, जैसे मोबाइल है, चार्जर है, जितने भी बैटरी वाले ये उपकरण आ रहे हैं वो सारे ही जो डायरेक्ट करंट है, आपकी डीसी करंट है, इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जरूरत पड़ती है एसी करंट को डीसी करंट में बदलने की। तो जिसके लिए हम जिस उपकरण का यूज करते हैं वो है डिस्क कार्य। उस उपकरण को क्या बोलते हैं? डिस्क कार्य। और ये जो प्रोसेस होती है एसी करंट से डीसी करंट में या एसी वोल्टता से डीसी वोल्टता के अंदर बदलने की, इस प्रोसेस को हम डिस्करण बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन डिस्क करंट। तो ये क्या होती है? ये तो एक व्यवस्था होती है, ठीक है ना, ये तो एक व्यवस्था होती है जिससे हम एसी करंट या वोल्टता को डीसी करंट या वोल्टता में परिवर्तित करते हैं। ये कंप्लीट व्यवस्था होती है, इसको हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। और जो उपकरण होते हैं, जो परिपथ होते हैं, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं डिस्क कार्य। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टिफिकेशन। डिस्क करंट, रेक्टिफिकेशन। तो देखिए, सर्वप्रथम ये सारी चीजें करने से पहले हम कुछ जो बेसिक चीजें हैं जो डेली लाइफ में हम देखते हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसमें जो बात कर रहे हैं हम वो ये कर रहे हैं कि यहाँ पे हम जो अल्टरनेट करंट है, अल्टरनेट करंट है, ठीक है ना, जिसको आप प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा बोलते हो, प्रत्यावर्ती धारा, या ये वोल्टता भी हो सकती है, ठीक है ना। ये हम बात करें वोल्टता, वोल्टता, ठीक है। तो ये क्या होती है? देखो, इसका जो ग्राफ होता है इसको पहले समझना। यदि हम वोल्टता का ग्राफ खींचे तो वोल्टता V, ओके, और ये T, ओमेगा T के बीच में हम ये ग्राफ खींचते हैं, और ये जो अल्टरनेटिव वोल्टेज का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से आता है, ठीक है, जहां ये पाई है,
ये 2 पाई है, ये जो हाफ सर्किल है ये पाई का है, ये यहाँ से फिर ये यहाँ पे 2 पाई हो गया, ये यहाँ पे पाई 2 पाई 3 पाई, ये 4 पाई, ठीक है ना, ये सर्किल हो गया। ओके, तो यहाँ से हम ये जो वोल्टेज है वोल्टेज को लिखते हैं। देखिए ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, ठीक है ना, साइन थीटा का। जो यदि आप थीटा के सापेक्ष वेरिएशन लिखते हो तो साइन थीटा को किससे लिखते हो, यही होता है साइन थीटा का ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे हम इसकी जो वैल्यू लिखते हैं वो साइन थीटा, और थीटा की वेरिएशन किसमें हो रहा है, ओमेगा टी के अंदर। तो ये साइन थीटा ओमेगा, ये जो थीटा है वो ओमेगा टी। अब यहाँ पे कुछ इसकी पीक वैल्यू भी है, पीक वैल्यू है, तो इस पीक वैल्यू कुछ भी ले लीजिएगा यहाँ पे वी नॉट। ओके, ये जो है इसकी अधिकतम मान वी नॉट है, ये वी नॉट है, ये माइनस वी नॉट है, इधर ये माइनस वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे करके देख सकते हैं ओमेगा टी यदि ये यहाँ पे क्या होगा पाई बाई 2, ठीक है ना, पाई बाई 2 ओमेगा टी पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम वी नॉट, ठीक है ना, मैक्सिमम आती है। यदि ओमेगा टी इक्वल टू 0 के ऊपर पाई के ऊपर 2 पाई के ऊपर ये देखिए 0 पाई 2 पाई कुछ वैल्यू लगोगे तो यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वोल्टेज 0। तो जो प्रत्यावर्ती जो धारा या वोल्टता होती है और तो उसका जो वैल्यू होता है V, वो हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, यदि करंट लोगे तो करंट I को भी सेम इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। करंट I क्या होती है, V अपॉन R, ठीक है ना। करंट को निकालने के लिए हमको कोई एक रेजिस्टेंस चाहिए, तो V अपॉन R, तो यहाँ पे जो V अपॉन R और साइन ओमेगा टी, इससे हम करंट को देते हैं। ओके, तो ये बात हुई हमारी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता की। तो हम यही जो करंट है इसी करंट को हम चेंज करने वाले हैं डीसी करंट में। दूसरा जो नाम आ रहा है वो क्या है, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट या वोल्टेज, डायरेक्ट वोल्टेज और करंट, ठीक है ना। ये होता है डीसी का मतलब डिस्ट धारा या वोल्टता या धारा। इसका मतलब डिस्ट का मतलब एक ही दिशा के अंदर, एक ही डायरेक्शन में। देखो ये जो प्रत्यावर्ती धारा है ये समय के साथ इस प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का, ठीक है ना, समय के साथ ये चेंज होती है। जैसे इधर देखो समय बढ़ रहा है, ये वोल्टता बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर माइनस में जा रही है, फिर बढ़ रही है, फिर यहाँ तक बढ़ती है, फिर घटती है। तो समय के साथ प्रत्यावर्ती वोल्टता समय के साथ बदलती है। प्लस ये देखो कभी पॉजिटिव हो रही है, हाफ पार्ट ऊपर है पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर कुछ हाफ पार्ट नीचे है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसकी जो दिशा भी है वो भी चेंज होती रहती है, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसकी ये डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। तो हम इस प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को किस में चेंज कर रहे हैं, डिस्ट वोल्टता या धारा में। तो ये जो करंट होती है ये इसकी डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन होती है, एक ही दिशा में चलती है पॉजिटिव में, ठीक है ना। और समय के साथ इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना, समय के साथ इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे जो ये ओमेगा होता है ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ओमेगा इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, कांस्टेंट होता है वैल्यू समय के साथ, ठीक है। तो हम इसको इस करंट में चेंज करना चाहते हैं, तो इसको इस करंट में चेंज करने के लिए हमको यहाँ पे कुछ एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। जो हमारे पास उपकरण है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट है, उनकी एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की जरूरत होती है।
तो वो अरेंजमेंट क्या है वो हम देखते हैं। ये आपका तो ये अरेंजमेंट क्या है देखिए, डिश करंट। इसमें हमारे पास एक यहाँ पे एसी सोर्स है, ठीक ना, ये एसी पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई है, ठीक ना, यहाँ से ये एसी पावर सप्लाई है, इसको ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं, ठीक ना, यहाँ से एसी पावर सप्लाई है। तो इस एसी पावर सप्लाई को हम सर्वप्रथम पहले यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो T होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर ठीक है ना, इस ट्रांसफार्मर के में भेजते हैं। ट्रांसफार्मर में भेजने के बाद ये क्या करता है, यहाँ से हम जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो एसी पावर सप्लाई से हमको वोल्टेज या करंट जो मिल रहा है उसको हम यहाँ से घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, या यदि इक्वल रखना है तो इक्वल भी रख सकते हैं इस ट्रांसफार्मर से, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हमारे पास ये वोल्टेज मिलती है, ठीक ना, इसको हम ले जाते हैं फिर रेक्टिफायर, जो ये है रेक्टिफायर डिस्ट कार्य, ठीक है, इस रेक्टिफायर में ले जाते हैं। तो रेक्टिफायर क्या करता है कि जो आपकी ये जो एसी है, ठीक है ना, एसी वोल्टेज है, इस एसी वोल्टेज को ये आप ये जो रेक्टिफायर होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, तो आप जिस तरीके का रेक्टिफायर यहाँ पे यूज करोगे ये इस वोल्टेज को उसी तरीके से परिवर्तित कर देगा। यदि आप यहाँ पे जैसे हाफ वेव फुल वेव की बात करें, तो हाफ वेव की बात करें तो हाफ वेव में ये इसके हाफ, ये जो नीचे वाला हाफ पार्ट है नेगेटिव पार्ट को इसको ये हटा देता है, यहाँ से काट देता है, और सिर्फ हमको ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। तो ये रेक्टिफायर से हमको इस टाइप की चीज ये वोल्टेज मिलती है। जिसके आगे यदि हम चलते हैं तो हमको क्या चाहिए, ये देखो ये जो मिलती है इसके अंदर एसी प्लस डीसी ये दोनों वोल्टेज, एसी व डीसी ये दोनों वोल्टेज रहती हैं, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे प्योर एसी प्योर डीसी चाहिए, सॉरी, तो प्योर डीसी चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस एसी पार्ट को हटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो एसी पार्ट को हटाने के लिए यहाँ पे कुछ परिपथ लगाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ परिपथ का यूज किया जाता है। इन परिपथ को हम फिल्टर बोलते हैं, फिल्टर, ठीक है ना, इन परिपथ को हम फिल्टर बोलते हैं। इन जो ये फिल्टर होते हैं इनमें जो संधारित्र है, संधारित्र, कैपेसिटर और जो इंडक्टर होते हैं ना आपके कुंडलियां, प्रेरक तत्व, ठीक ना, इनका यूज करते हैं। इनका यूज करके हम यहाँ पे फिल्टर परिपथ बनाते हैं, और जो यहाँ से रेक्टिफायर से हमको जो वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, इन वोल्टेज को बोलते हैं यहाँ पे स्पंदमान दिष्ट वोल्टता या स्पंदमान दिष्ट धारा, ठीक है, स्पंदमान मतलब ये जो होते हैं स्पंद होते हैं, स्पंदमान को बोलते हैं पल्सेटिंग, इंग्लिश में इसको पल्सेटिंग बोलते हैं, स्पंदमान दिष्ट वोल्टता, ठीक है। ये इतना पता चला स्पंदमान दिष्ट वोल्टता। तो इसको ये जो है स्पंदमान की स्पंदों को हटाने के लिए आप बोले तो ये जो एसी कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे इस करंट में, ठीक है ना, इनको हटाने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। अब यहाँ से हमको जो करंट या वोल्टेज प्राप्त होती है वो डीसी प्राप्त होती है, ठीक है ना।
प्योर डीसी प्राप्त होती है, डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज, ठीक ना, वो प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ से जो वोल्टता प्राप्त हो रही है, ठीक ना, उस वोल्टता के कारण यहाँ पे यदि हम लोड लगाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कोई लोड लगाते हैं RL, तो इस लोड में परिवर्तन करने के कारण ये जो वोल्टता हमको मिल रही है, मान लो ये V0 मिल रही है, V आउटपुट जो मिल रहा है, ठीक ना, ये वोल्टता के कारण जो ये करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर I नॉट या I0 जो भी करंट फ्लो हो रही है, I मान लो आप, ये जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक ना, ये लोड चेंज करने पर इस करंट की वैल्यू में परिवर्तन होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस करंट की वैल्यू में परिवर्तन ना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ये VR लगा देते हैं, इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, ओके। और यहाँ से जो वोल्टेज मिलती है ये होती है आपकी निर्गत डिस्ट वोल्टता। तो ये डिस्ट वोल्टता प्राप्त करने की कंप्लीट प्रोसेस थी, ठीक है ना। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिस्ट करंट, ठीक है ना। इस युक्ति को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन डिस्ट करंट, ठीक है। तो आगे इसमें ये ब्लॉक डायग्राम है, इसको ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं, इसको आप लिख लो, ये चित्र है ब्लॉक डायग्राम। इसमें डिस्ट करंट के बारे में लिखना चाहो तो लिख लो कि वह प्रक्रिया, देखो ये दोनों शब्द मिलेंगे, कहीं भी आपको प्रक्रिया मिलेगा या युक्ति, ठीक ना, जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को, ठीक है ना, ये वोल्टता को प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा एक ही बात है, ठीक है ना, वोल्टता को डिस्ट वोल्टता में परिवर्तन किया जाता है, डिस्ट करंट कहलाती है, ठीक है ना। डिस्ट करंट दिख रहा है यहाँ पे, रेक्टिफिकेशन कहलाती है, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप। चलो थोड़ा आगे पर चलते हैं, इसको मैं आगे के लिए हटा रहा हूँ। मैं थोड़ा इनके बारे में ट्रांजिस्टर के बारे में, ये सॉरी ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा मैं बात करूँगा, ठीक है, कि ट्रांसफार्मर किस हिसाब से थोड़ा सा काम करता है, इससे हम वोल्टेज को किस हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। फिर आगे कर चलते हैं डिस्ट टाइप के ऊपर, रेक्टिफायर के ऊपर। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि एक ये प्राइमरी कुंडली होती है, प्राथमिक कॉइल जिसको आप बोलते हैं, प्राथमिक कुंडलियां, ठीक है ना, इसको पी बोल दीजिएगा। और फिर ये सेकेंडरी कॉइल होती है, ठीक है।
इसमें होता क्या है, देखो ट्रांजिस्टर में कि मान लो ये यहाँ पे N P कुंडलियां हैं, ठीक है ना। ये जो कुंडलियों की संख्या है यहाँ पे वो कितनी है, NP है। और यहाँ पे ये इसको बोलते हैं सेकेंडरी, इसको जो बोलते हैं सेकेंडरी कुंडलियां, ठीक है ना, सेकेंडरी कोई। तो यहाँ पे माना कि ये जो है NS है, कुंडलियों की जो संख्या है वो NS है। तो यहाँ पे यदि हम कोई ऐसी सोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हमने मान लो ये VI वोल्टेज लगाया, निवेशी वोल्टेज VI है, और इसको इसके ऊपर लगाया। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। तो करंट फ्लो होने के कारण जो आपका ये इंडक्टर है, ठीक है ना, कुंडलियां हैं, इन कुंडलियों में से जो करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण ये प्रेरण के कारण यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की जो बल रेखाएं हैं वो इस सेकेंडरी कुंडली से गुजरेगी। सेकेंडरी कुंडली से जब गुजरती है तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स में चेंज होता है। फ्लक्स में चेंज होने के कारण यहाँ पे एक EMF जनरेट हो जाता है, वोल्टता जनरेट हो जाती है इसके दोनों सिरों के ऊपर। और उसके कारण इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होती है। इस परिपथ को हम कंप्लीट करते हैं इधर, ठीक है ना, कंप्लीट करते तो इसमें R रेजिस्टेंस लगा दे तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगी। और वो करंट इस लोड में यहाँ पे जो वोल्टता हमको प्राप्त होगी, ठीक है ना, इस लोड इस प्रतिरोध के ऊपर जो वोल्टता यहाँ पे हमको प्राप्त होगी उसको हम Vs लिखते हैं। और ये Vs कितनी होती है, ये होती है NVI, ठीक है ना। ये जो वोल्टता होती है ये कितनी होती है, ये होती है इसके इसमें जो जनरेट जो वोल्टता होगी वो कितनी होगी, Vs इक्वल टू NVI। जहाँ पे जहाँ जो N है, N की वैल्यू होती है NS/NP, अर्थात जो सेकेंड कॉइल है, इस सेकेंड कॉइल के अंदर सेकेंड कॉइल की कुंडलियों की संख्या बटा ये फर्स्ट कॉइल है, इनमें जो कॉइल्स जो कुंडलियां हैं उन कुंडलियों की संख्या, फेरों की संख्या, फेरे बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कॉइल या तो कॉइल कुंडलियों की संख्या या फेरों की संख्या, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये फेरों की संख्या या कुंडलियों की संख्या वो कितनी है, NP। तो इनका जो अनुपात है वो है N इक्वल टू NS/NP। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये डिपेंड करता है इस N के ऊपर कि यदि ये NS इक्वल टू NP है, ठीक है ना, दोनों में प्राथमिक और द्वितीय दोनों कुंडलियों के फेरों की संख्या यदि समान है तो यहाँ से जो N की वैल्यू है ये 1 प्राप्त होगी, N इक्वल टू 1, तो Vs इक्वल टू Vi प्राप्त होगा। यहाँ पे Vs इक्वल टू Vi मिलेगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे ये NS ग्रेटर देन NP है, ठीक है ना, NS ग्रेटर देन NP अर्थात NS/NP ग्रेटर देन 1, अर्थात यहाँ से ये N ग्रेटर देन 1 मतलब ये N की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, इसका मतलब Vs की वैल्यू Vi से ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो वोल्टता प्राप्त होगी वो Vi से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो यदि ये NS ये कुंडलियों की संख्या सेकेंडरी में ये ज़्यादा है इनसे, तो यहाँ पे हमको वोल्टता ज़्यादा मिलेगी। और यदि ये कम है, ठीक है ना, NS लेस देन NP, यदि ये कम है तो ये N जो होगा लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 होगा तो ये 1 से कम होगा N, तो यहाँ से जो Vn है वो Vi से कम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि कुंडलियों की संख्या कम होगी तो हमको कम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से जो ट्रांसफॉर्मर है यहाँ से हम वोल्टता की वैल्यू कम ज़्यादा या उतनी रख सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, ओके। तो अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। इसको अब इसकी जरूरत है नहीं, ओके। अब हम बात करते हैं
रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर क्या होता है? सॉरी, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर जैसा कि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में कुछ बताया था आपको कि जो भी उपकरण, जो वे सारे उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं वो दिष्ट कार्य कहलाते हैं। लिख लो। वे उपकरण जो प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को दिष्ट वोल्टता दिख रहा है ना, दिष्ट वोल्टता, ये वोल्टता है, बता देता हूँ, दिष्ट वोल्टता या धारा में परिवर्तित करते हैं दिष्टकारी रेक्टिफायर कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो रेक्टिफायर है, ये परिपथ दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। ये उपकरण भी हो सकते हैं और उपकरण परिपथों से ही मिलके बने होते हैं। ठीक है ना। परिपथ यहाँ पे कई जगह पे आपको परिपथ भी मिल सकता है। ठीक है ना। कि वे परिपथ जो प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को दिष्ट वोल्टता या धारा में परिवर्तित करते हैं दिष्टकारी कहलाते हैं। ओके, दिष्टकारी परिपथ कहलाते हैं। तो ये दो यहाँ पे अभी जो मेन है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। और भी बना लेते हैं ब्रिज दिष्टकारी, जिसमें दो से ज्यादा हम डायोड का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो पहला हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्ट कार्य। आज हम सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, देखो ये जो रेक्टिफायर है वो जो डायोड होता है आपका, डायोड को यूज करके बनाए जाते हैं। तो हाफ वेव के अंदर एक डायोड को यूज किया जाता है, फुल वेव में दो डायोड को यूज किया जाता है। ऐसे यदि आप जो ब्रिज वाला देखो, ब्रिज डिस्ट कार्य होता है उसके अंदर 4 डायोड यूज करके हम बनाते हैं। तो सभी के बारे में 4 बाई में बात करेंगे। तो फर्स्ट आज का जो हमारा मेन जो पार्ट है वो है हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में देखिए जो डायोड है इसका यूज करेंगे हम। तो पहले थोड़ा सा मैं डायोड के बारे में बता देता हूँ आपको कि जो डायोड है ये बाइसिंग के ऊपर काम करता है। पहली चीज ये बाइसिंग के ऊपर काम करता है। ठीक है। जब फॉरवर्ड बाइस होता है, अग्र बाइस, ठीक है ना। यहाँ पे दो प्रकार की बाइसिंग होती है, एक तो अग्र बाइस और एक पश्च बाइस। ठीक है ना, बाइस। तो अग्र बाइस में क्या होता है, देखो ये जो डायोड है, डायोड का इस सिरे को हम पॉजिटिव लेते हैं और इस सिरे को नेगेटिव। ठीक है ना। इधर हम इसको प्लस से लिखते हैं, इधर माइनस से, पॉजिटिव सिरा और नेगेटिव सिरा। तो जब यहाँ पे हम कोई बैटरी लगाते हैं, ओके, तो ये बैटरी का ये पॉजिटिव सिरा, नेगेटिव सिरा। तो अग्र बाइस में क्या होता है, यदि बैटरी का पॉजिटिव और डायोड का पॉजिटिव दोनों एक साथ हो, ठीक है ना, या बैटरी का नेगेटिव और इसका नेगेटिव, डायोड का नेगेटिव दोनों एक साथ होकर इसको बोलते हैं हम अग्र बाइस। पश्च बाइस
ठीक है ना। 25 में ये थोड़ा उल्टा हो जाता है, बैटरी का नेगेटिव, ठीक है ना। ये जो टाइप है ये है 25 का, ठीक है ना। रिवर्स बायस, इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं इंग्लिश में, ये आप समझना चाहो कि ये फॉरवर्ड बायस है और इसको रिवर्स, ठीक है ना, रिवर्स बायस बोलते हैं। तो ये नेगेटिव, इसमें बैटरी का नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, या फिर बैटरी का पॉजिटिव और डायोड का नेगेटिव। तो ये जो होता है उस वक्त ये 25 होता है। तो अगर 22 में जो डायोड है, अगर 22 में ये प्लस और ये जब माइनस होता है इस सिचुएशन में, ठीक है ना, इस सिचुएशन में इस डायोड से करंट का फ्लो होता है, इस डायोड से करंट फ्लो होता है, अर्थात ये जो डायोड है शॉर्ट सर्किट माना जाता है कि यहाँ पे कोई भी प्रतिरोध नहीं है, ये जो वायर है ये जुड़ा हुआ है और आसानी से करंट का फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन जब ये 25 में होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये 25 में होता है, तो यहाँ पे ये ओपन, लगभग ओपन की तरह काम करता है, अर्थात यहाँ पे इन्फिनिटी रेजिस्टेंस माना जाता है, ठीक है ना, कि ये इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से ये एक इन्फिनिटी रेजिस्टेंस मतलब ये ओपन सर्किट है, एज ए ओपन सर्किट की तरह ये ट्रीट करता है। यहाँ पे ओपन सर्किट होगा कि यहाँ से करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो होता है और जो 25 है रिवर्स बायस है इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं डिस्टकारी को समझाने के लिए। तो आज का जो हमारा है फर्स्ट हाफ वेव डिस्टकारी तरंग डिस्टकारी, तो इसमें देखो क्या होता है, अभी इसको ऊपर ले रहा हूँ। हाफ वेव रेक्टिफायर, ओके। इसमें देखो क्या होता है कि ये एसी सोर्स होता है, ठीक है ना, जिसकी वोल्टता वी आई ले रहे हैं, ठीक है ना। इस वी आई को बोलते हैं निवेशी वोल्टता, वी आई को बोलते हैं निवेशी वोल्टता, ओके। इसको हम एक यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर से लगाते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर की जो प्राथमिक कुंडली है उससे जोड़ते हैं, ठीक है। और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल होती है। यहाँ से यहाँ पे हम हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड लगाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ये पॉजिटिव सिरा और ये नेगेटिव सिरा। और फिर इसके आगे चल के हम एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, आर एल लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं। यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि ये जो डायोड है, ठीक है ना, डायोड का प्रतिरोध आर एफ होता है, अर्थात फॉरवर्ड बायस में इसका कुछ प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, कुछ प्रतिरोध भी होता है। लेकिन ये जो यहाँ का जो वोल्टेज होता है, इसके ऊपर जो बैटरी लगाते हैं, वो बैटरी का जो वोल्टेज होता है इतना अधिक होता है, ठीक है ना। तो कि इस वोल्टेज, इसका जो वोल्टेज होता है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट मान लेते हैं या वोल्टेज को नेगलेक्ट मान लेते हैं। इसके लिए ये मैं बात करूँ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की, जर्मेनियम पीएन डायोड की, ठीक है ना। तो उसका जो ये वोल्टेज होता है ना, ये होता है 0.3 वोल्ट। और यदि सिलिकॉन की बात करूँ, सिलिकॉन पीएन डायोड की, तो इसका जो फॉरवर्ड बायस में जो यहाँ पे वोल्टेज होता है, स्वयं का ये वोल्टेज होते हैं इनके स्वयं के, अर्थात जब इसमें से हम करंट फ्लो करते हैं तो इतना वोल्टेज यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है 0.7 वोल्ट। और ये एज ए
इंडिकेटर की तरह काम करते हैं यहाँ पे इस वोल्टेज के ऊपर। तो ये बहुत कम होते हैं यहाँ पे, जो अप्लाई लोग करते हैं उनसे ये बहुत कम होते हैं, तो जिसके कारण इनको लगभग इनके सापेक्ष, इस वोल्टेज के सापेक्ष हम नेगलेक्ट मान लेते हैं। जो इनकी बेसिक वोल्टता है उसके सापेक्ष इसको शून्य मान लेते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं। तो ये RF है, और जो ये कुंडली है इसका जो रेजिस्टेंस है वो RS है, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस RS है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जब ये VI, यहाँ पे जो VI है, ठीक है, ये जो VI है, वैसे हम ये VI को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं VI को। तो और इस कुंडली के ऊपर VI होगा, तो VI है, VI कितना होता है, देखो ये ग्राफ बना रहा हूं मैं, ओमेगा टी, ठीक है। तो VI को हम क्या लिखते हैं, साइन वेव में, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी, और इसका ये जो ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है इसको आप BP लिख लो, ये V है, ठीक है ना, ये V है, और ये जो ग्राफ है ये VI का ग्राफ है। अब ये VI यहाँ पे ये VS हो गया, सेकंड कुंडली में हमको यहाँ पे तो VS मिल रहा है। VS क्या होता है, VS क्या होता है, N VI, ठीक है ना, ये N VP साइन ओमेगा टी, ये होगा N VI की वैल्यू यहाँ पे VP साइन ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी, ये जो मैग्नीट्यूड है इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, ये तो ये है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है उसमें थोड़ा सा थोड़ी सी कमी आ जाएगी, ठीक है ना, ये वाली इस पीक में और इस पीक में आपको कमी दिख रही होगी। यहाँ पे हम थोड़ा वोल्टेज कम कर रहे हैं, ओके। और ये है VS, ये है VS का ग्राफ, ठीक है ना, जहाँ पे ये जो पीक वैल्यू होगी, ये जो पीक वैल्यू है ये NVP होगी, ओके। और अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हम बात करते हैं इसकी, इस वन साइकिल की, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना, एक साइकिल, ये यहाँ पे है T/2, ये समय है T/2, और ये समय है T, ठीक है ना, T समय के लिए। तो इसके लिए देखो क्या होता है कि जब इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, जो ये ऊपर वाला है ना इसको, तो हम इसकी, अब यहाँ पे हमको VS मिल गया तो हम इसकी बात करेंगे, ओके। तो इस जो ये अपर पार्ट है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे हमको हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल रहता है तो ये A बिंदु दे दो और ये B बिंदु दे दो, तो इस A बिंदु के ऊपर तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इसके लिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ हाफ साइकिल की, इस हाफ साइकिल के लिए इस ये एक टर्मिनल है, इसके ऊपर प्लस होता है और ये माइनस टर्मिनल होता है, ठीक है ना। एज ए बैटरी के ये काम कर रहे हैं कि बैटरी के दो सिरे होते हैं ना, प्लस और माइनस। तो जब ये हाफ साइकिल होता है तो ये प्लस ये माइनस होता है, तो इस हाफ साइकिल के लिए ये प्लस प्लस, ठीक है। तो प्लस प्लस, तो ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस में हो जाता है। डायोड जब फॉरवर्ड बाइस में होता है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, तो इसके अंदर करंट फ्लो होती है, ठीक है ना, परिपथ में करंट फ्लो होगी, और ये करंट ये RL है, तो ये हम मान लेते हैं कि इसमें I करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, I करंट फ्लो हो रही है परिपथ में, परिपथ में I करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो हम अब कैलकुलेट करते हैं I करंट, ठीक है ना, हाफ पार्ट के लिए।
तो आई, यदि करंट आई है तो इस आर एल के ऊपर वोल्टता कितनी होगी, आर एल के ऊपर वोल्टता कितनी होगी, आप ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस वोल्टता को यहाँ पे फिगर आउट करते हैं। तो ये कितना होगा, देखो डायोड से ये फॉरवर्ड बायस में ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, और ये जो आरएल है इसके पैरेलल में है। तो जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा, ठीक है ना, उतना ही वोल्टेज हमको इस यहाँ पे इस आरएल के ऊपर मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ इन दोनों के मध्य मिलेगा प्लस माइनस। तो यहाँ पे वी आउट यहाँ पे लिख लो, जो वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा वो वी नॉट है। तो ये वी नॉट का ग्राफ खींच रहा हूँ मैं, तो ये कितना मिलेगा, ओके। तो ये जितना है उतना का उतना ये हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा वो इतना का मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा। अब देखो नेक्स्ट इस हाफ साइकिल के लिए देखो, जो नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है ना, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इस नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये जो बी है ये तो पॉजिटिव हो जाता है और ये जो है नेगेटिव हो जाता है। तो जब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है तो ये 25 में चला जाता है डायोड, ठीक ना। और जब ये 25 में चला जाता है तो मैंने बताया था आपको कि ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है, या अनंत इंफिनिटी रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, अर्थात इसमें से कुछ भी करंट फ्लो नहीं होती है। अब जब करंट फ्लो नहीं होगी, आई की वैल्यू 0 होगी, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज कितना होगा, 0। तो इसमें से करंट कुछ भी फ्लो नहीं होती है। तो इस पार्ट के लिए, इस हाफ पार्ट के लिए ये जो वोल्टेज होती है वो कितना होगी, 0। हाफ पार्ट के लिए वोल्टेज 0 होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ये समझ में आया होगा। तो फिर जब अगला हाफ पार्ट आता है ये वाला, फिर ये धनात्मक हाफ जो अर्थ तरंग आती है, ठीक है ना। तो इसके लिए वापस से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और फिर से इसमें करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग हमको ये वोल्टेज मिलेगा, ये फिर से ये वोल्टेज मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जब ये हाफ पार्ट आएगा, नेगेटिव हाफ पार्ट आएगा, तो ये पॉजिटिव और ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 25 में चला जाएगा, फिर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और फिर ये यहाँ पे ये 0, और फिर ये वापस ऐसे ये चलती रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास जो आउटपुट वेव आएगी, ठीक है ना, आउटपुट वेव या आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट वो इस तरीके की होगी, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं स्पंदमान डिस्ट, दिख रहा है यहाँ पे स्पंदमान डिस्ट वोल्टता, स्पंदमान डिस्ट वोल्टता, ठीक है। इस तरह की जो वोल्टता होती है स्पंदमान डिस्ट वोल्टता। स्पंदमान डिस्ट वोल्टता क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में, मैं फिर बता रहा हूँ। क्योंकि स्पंदमान इसमें एसी व डीसी, ठीक है ना, एसी व डीसी इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है ना। एसी भी है और इसमें डीसी भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पंदमान डिस्ट वोल्टता। यदि धारा के बीच में ग्राफ है आई, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं स्पंदमान डिस्ट धारा। तो ये यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम इस थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये जो आई का वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे तो आई की वैल्यू इसमें इतना आपको ये पता चल गया होगा, वी आई जो प्राइमरी कुंडली है इसके ऊपर वोल्टेज है, अर्थात जो हमने यहाँ पे निवेशी वोल्टता है, ठीक है ना, निवेशी वोल्टता है। और वी एस जो ट्रांसफार्मर की जो विद्युत कुंडली है उसके ऊपर वोल्टता है वी एस, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ओके।
टी आई, इसकी वैल्यू एन वी पी साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे वी एस को हम ये लिख सकते हैं वी एम, ठीक है ना, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। वी एम जहाँ वी एम क्या है, दिख रहा है सॉरी, जहाँ वी एम है वो क्या है, वी एम क्या है, एन वी टी, ठीक है ना, ये एन वी टी है, ये अधिकतम वोल्टता, ठीक ना, ये शिखर वैल्यू है, ये है एन वी एम, ये है वी एम, ओके। वी एम की वैल्यू है, तो अतः ये वी एम इतना यहाँ पे आ रहा है, अतः परिपथ में प्रवाहित धारा, ठीक है ना, परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी, इसको हम आई बेसिस से लिख रहे हैं। अब देखिए परिपथ में देखो ये जीरो है, टी की वैल्यू ये जीरो है, ये टी बाई 2 है, और ये यहाँ पे टी है, ये एक साइकिल कंप्लीट यहाँ से चल के यहाँ पे, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है टी पूरा साइकिल, ठीक है ना, एक पूर्ण जो साइकिल कंप्लीट होता है ये यहाँ पे होता है, ये टी बाई हाफ साइकिल होता है टी बाई 2 टाइम। तो ये तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से यूनिट पे वोल्टेज कितना है, करंट क्या होती है, देखो इस सर्किट से किरचॉफ के लॉ लगा सकते हैं आप। ये जो आर एफ है इसका रेजिस्टेंस भी हमको जोड़ना पड़ेगा, आर एफ है इसका रेजिस्टेंस लोड का आर एल है, ठीक है ना, इसका आर एस है। तो ये तीनों के तीनों जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, श्रेणी क्रम में है, और जो वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है वो वी एस है। तो इस परिपथ के अंदर जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, ये इस तरीके से है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये यहाँ पे आर एफ लगा हुआ है, ठीक है ना, ये आर एल लगा हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पे आर एस लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो करंट आई फ्लो होगी वो क्या होगी, तो करंट आई, इसको यदि ये V है तो V अपॉन ये तीनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में होते हैं तो जो रेजिस्टेंस होते हैं वो जुड़ जाते हैं, अर्थात आर एफ प्लस आर एल प्लस आर एस, ठीक है, ये जुड़ जाते हैं, तो V अपॉन ये कंप्लीट वैल्यू। तो यहाँ पे आप करंट की वैल्यू लिख सकते हैं वी एस अपॉन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज है वो वी एस है, वी एस अपॉन, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ आर प्लस आर एल, ठीक है ना, आर प्लस आर एल ये लोड प्रतिरोध है, ठीक है ना, आर एल, बाकी जो आर एफ प्लस आर एस है, जहाँ ये जो आर है आर, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना आर, ये आर एफ प्लस आर एस है, ठीक है ना, आर एफ प्लस आर एस है, आर एस है, दिख मैं यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ जो आर है वो आर एस प्लस आर एल है, अब दिख रहा होगा, ठीक है ना, आर एल प्लस आर एल है, ओके। तो ये करंट की वैल्यू आई, तो मैं इसको एक बार रब कर रहा हूँ, यहाँ से जो धारा है करंट, ठीक है, इसको आप ये बोल सकते हो धारा, इष्ट धारा, आई वी एस अपॉन आर प्लस आर एल, जहाँ पे वी एस की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम अपॉन आर प्लस आर एल साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, वी एम साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, और ये आई आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने ये ग्राफ ये जो बन रखा था ये था ओमेगा टी, और ये हाफ करके
T/2 के लिए देखिए करंट और फिर 0, ठीक है ना, T पार्ट के लिए 0। तो ये जो करंट आई है ये यहाँ पे आप लिख सकते हो R 0 0 से ये जो T का टाइम है T/2, ठीक है ना। इस पार्ट के लिए ये करंट की वैल्यू लिखी है हमने T/2। आई की जो ये वैल्यू है I = V/R + R sin ωt, ये सिर्फ इस पार्ट के लिए है V0। तो यहाँ पे I की वैल्यू, इसको आप Im लिख देते हैं, ठीक है ना। ये मैक्सिमम मान Vm/R + Rm/I/Im लिख देते हैं, ये sin ωt इसके लिए 0 T/2 इस हाफ साइकिल के लिए। बाकी तथा I = 0, ठीक है ना, I = 0, ये जो करंट है वो इस पार्ट के लिए 0 होगी, इस पार्ट के लिए T/2 T, ठीक है ना। इस पार्ट के लिए ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसमें जो करंट की वैल्यू आती है वो ये आती है, डिस्क धारा की वैल्यू जो है ये है। इसको हम स्पंदन मान डिस्क धारा को बोलते हैं, ठीक है ना, स्पंदन मान डिस्क धारा, ठीक है ना, स्पंदन मान डिस्क धारा को बोलते हैं। इसको दिख रहा है स्पंदन मान डिस्क धारा जो मैंने लिखा है वो। ओके, तो ये थी आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर में करंट की वैल्यू इतनी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि हाफ वेव में तो करंट मिलती है I = Im sin ωt, वो इस पार्ट के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से आप इसको, यदि आपकी पिक्चर ज्ञात है, ठीक है ना, 0 से T/2 की, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये किसका वेव है, ये साइन का है, sin ωt। ओके, ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसको आप Im में बोल दो, Im में। तो आप यहाँ से यदि 0 से T/2 के लिए, 0 से T/2 के लिए, ठीक है ना। और फिर आगे वाले हाफ पार्ट के लिए जो है इसके लिए I = 0 हो गया, इस पार्ट के लिए T/2 से T के लिए, जहाँ पे Im की वैल्यू आपको Vm/, ये थोड़ा सा पिक्चराइज करना पड़ेगा, ये R + RL होता है, थोड़ा सा दिमाग में लगा लेना, कई टाइप होता है, RL लोड प्रतिरोध होता है, और जो कुंडली सेकंड कुंडली लगी हुई होती है उसका रेजिस्टेंस होता है, इसलिए R है वो RF + RS होता है, ठीक है ना। जहाँ पे जो Vm है, यदि इसको आप प्रारंभिक कुंडली से यदि रिलेट करना चाहें तो ये Vp होता है, ओके। जहाँ पे भी N है ये सेकेंड कुंडली और प्रारंभिक कुंडली के फेरों की संख्या का अनुपात होता है, ठीक है ना। सेकेंडरी कुंडली के फेरों की संख्या तथा प्रारंभिक कुंडली के फेरों की संख्या का अनुपात होता है, ओके। तो ये वैल्यू थी हाफ वेव रेक्टिफायर की। अब हम इसके लिए कुछ आगे और कैलकुलेट करते हैं कि इस हाफ वेव रेक्टिफायर से हमको जो स्पंदमान डिस्क वोल्टता या धारा प्राप्त हो रही है उसका एवरेज वैल्यू क्या है, RMS वैल्यू क्या है, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। तो जो हमारा फर्स्ट है हाफ वेव रेक्टिफायर में जो फर्स्ट है इसमें स्पंदन मान डिस्क धारा तथा वोल्टता का, डिस्क धारा तथा वोल्टता का औसत मान, ठीक है ना, ये वैल्यू है। तो इसके लिए मैं एक बार इसको मैं यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इसको हटा रहा हूँ, इसको कुछ वैल्यू है वो हम लिख लेंगे, ठीक है। स्पंदन मान
डिस्ट वोल्टा तथा धारा का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग, ठीक है ना, पल्सेटिंग डायरेक्ट वोल्टेज एंड पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट, इसको पल्सेटिंग बोलते हैं। पल्सेटिंग, स्पंदन मान को पल्सेटिंग, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। तो देखिए थोड़ा सा इधर, यदि हमारे पास कोई भी इस टाइप से कर्व दिया हुआ है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, तो हम यदि इस कर्व के अंदर इस y का एवरेज देखें, ठीक है ना, इसमें ये x एक्सिस है और इसमें इस कर्व के ऊपर जो y वैल्यू है, ठीक ना, इस y वैल्यू का वेरिएशन है, ठीक ना, कहीं पे y की वैल्यू कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो यदि हम इस y, इसमें जो y की वैल्यूज है, उस y की वैल्यूज का एवरेज देखें, तो यहाँ पे एवरेज किस तरीके से निकालते हैं हम, इसमें हम ये जो कर्व है ये x1 से x2 के लिए जा रहा है, ठीक ना, तो इसमें हम एक अल्पांश लेते हैं dx, ओके, और यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये y का फंक्शन है, ठीक ना, ये जो y वेरी कर रहा है ये फंक्शन है y, तो yx, ठीक ना, ये yx फंक्शन है x का y, तो यहाँ पे y की वैल्यू है वो कितनी होगी, एवरेज वैल्यू, y की एवरेज वैल्यू। तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो है यहाँ से इस कर्व के अंडर ये जो एरिया है पूरा, ठीक ना, इस पूरा एरिया, तो ये एरिया को हम क्या लिखते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये इसकी हाइट, ये y की हाइट और ये y और ये डिस्टेंस, ये एक हम ये अल्पांश यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो ये एरिया क्या होता है, एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना, तो लंबाई ये y है, इसको हम y मान लेते हैं और ये dx है, तो ये dx और ये x1 से x2, ये एरिया बटा ये जो dx है, ये dx कंप्लीट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये x1 से x2, तो यहाँ पे जो y का एवरेज होता है, ठीक है ना, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ इसी फॉर्मूले का यूज करके हम जो करंट का जो आपकी स्पंदन मान जिस करंट है फर्स्ट हम उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये है 0, ये ओमेगा के बीच में है और ये 0, ये t/2 और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो समय है ये t है, ठीक है ना, और ये करंट है आपकी I। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये यहाँ से एरिया यहाँ तक, ठीक ना, 0 से t तक का एरिया कंप्लीट, तो इसमें वो टोटल एरिया कितना है और इस टाइम के अंदर और इस टाइम टोटल टाइम कितना है इसका भाग देना है, तो एवरेज। और यहाँ पे एक पूर्ण चक्कर के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक ना, ध्यान रखना इसका जो काम कर रहे हैं, एक ये जो फुल सर्किल है उसके लिए करेंगे, पूर्ण चक्र के लिए स्पंदन मान डिस्ट धारा का, स्पंदन मान डिस्ट धारा का औसत मान, ठीक है ना, औसत मान ये कितना है, इसको हम लिखते हैं IDC से, ठीक ना, ध्यान रखना, जो औसत मान है उस औसत मान को हम लिखें IDC से और इक्वल टू, देखिए ये जो ग्राफ है इसमें हम कोई अल्पांश कैलकुलेट करके ये dt होगा, ठीक ना, ये dt होगा, तो ये dt, ठीक ना, और I का हम एवरेज निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये I, ठीक है ना, और ये जो dt है यहाँ से 0 से t तक सब
पूर्ण चक्कर के लिए, ठीक है ना, यहाँ तक, और ये 0 से t dt, ठीक है ना। इसका यूज करके आप ये देख सकते हैं एवरेज। तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ से देखिए IDC, ये देखो 0 से t dt, इसका आप इंटीग्रल करोगे तो ये t और t 0 से t, तो ये टोटल t आ जाएगा। तो इसको मैं ये लिख रहा हूँ 1/t, और ये इंटीग्रल, ठीक है ना। तो ये तो 1, ये t हो गया, बटा में है तो 1/t, और यहाँ पे देखो 0 से t IDT, ओके। तो मैं ये इसको दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ, एक तो 0 से t/2, 0 से t/2, 0 से t/2 IDT प्लस, ठीक है, प्लस t/2 से t के लिए, सॉरी t/2 से t के लिए IDT। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1/t 0 से t/2 IDT। तो IDT के लिए यहाँ पे जो IDT की वैल्यू है, यहाँ पे इसकी जो करंट की वैल्यू है इस हाफ साइकिल के लिए, ये कितनी है, Im sin ओमेगा t, ठीक है ना, ये थी ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं Im sin ओमेगा t, ओके। और बाकी तो ये हाफ साइकिल है, अगले वाले प्लस इस हाफ साइकिल के लिए, इस साइकिल के लिए t/2 से t के लिए, t/2 से t के लिए जो ये वैल्यू है क्या है, करंट की वैल्यू 0 है, इसके लिए करंट की वैल्यू I = 0 है, I = 0। तो ये जो पार्ट हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये दिख रहा है क्या, ये जो लास्ट जो बोल रहा हूँ वो पार्ट है 0, ओके। क्योंकि I की वैल्यू 0 हो गई तो ये वैल्यू हो गई 0, ओके। तो मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, चलो इधर आइए, ठीक है। मैंने जो अभी लिखा है वो ये लिखा है IDC = 1/t, ठीक है ना। यहाँ से IDC = 1/t, ये वो हो गया। और फिर ये वाला क्रम हो गया 0 से t/2 IDT प्लस t/2 से t तक IDT, ओके। यहाँ पे 1/t और ये इंटीग्रल 0 से t/2 के लिए I की वैल्यू मैंने ये लिखी है Im sin ओमेगा t, ओके। प्लस इस वाले पार्ट के लिए यहाँ पे देखिए I = 0, तो ये 0, तो ये पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा, तो ये 0, तो इसको लिखने या लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमको इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, = 1/t, और ये जो Im है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, तो sin ओमेगा t का cos ओमेगा t, ठीक है ना। ये इंटीग्रल हुआ, और ये 0 से t/2 ये लिमिट लगी, तो ये Im/t, और ये वैल्यू पुट करोगे आप तो माइनस cos ओमेगा t/2, ठीक है ना, ओमेगा t/2, और ये माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस प्लस cos 0, ओके। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा t, अभी जो हमने ये ग्राफ खींचा इसमें ये ओमेगा t, तो ये t यहाँ पे हाफ साइकिल है, और ये देखो यहाँ तक ये पाई और ये 2π होता है, तो कंप्लीट यहाँ पे इस जगह पे इस ओमेगा t की वैल्यू क्या होगी, 2π, ओके। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो Im/t माइनस ये 2π होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और cos π
कोस पाई की वैल्यू -1 होती है तो माइनस ये +1 हो जाएगा, और ये प्लस कोस वैल्यू की वैल्यू +1 होती है। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, IDC इक्वल टू ये 1 और ये 112। ओके, IDC इक्वल टू सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई क्या, IDC इक्वल टू तो कुछ मिस्टेक, हाँ देखो यहाँ पे हमने ये जो इंटीग्रल किया है यहाँ पे, तो ये sin ओमेगा टी का इंटीग्रल माइनस कोस ओमेगा टी, तो कोस ओमेगा टी के तो अपॉन में ये ओमेगा हो रहेगा ना, तो ये ओमेगा, तो ये ओमेगा, ओके, तो ये ओमेगा यहाँ पे आ गया ओमेगा टी +1, तो ये वैल्यू IDC अपॉन ये 2 अपॉन ओमेगा टी अभी मैंने बताया ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, ठीक है ना, जस्ट अभी मैंने ये बताया था आपको कि ये टी है और ये पाई और ये 2 पाई, कंप्लीट साइकिल 2 पाई होता है ना, हाफ यहाँ से पाई और फिर ये 2 पाई यहाँ से, ओके, तो ये 2 पाई, तो ओमेगा टी की वैल्यू जो है 2 पाई, तो यहाँ पे हमने 2 पाई किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो IDC की जो वैल्यू आई यहाँ पे IDC इक्वल टू IM अपॉन पाई, ठीक है, IDC इक्वल टू IM अपॉन पाई, तो ये वैल्यू आई आपकी स्पंदन विशिष्ट धारा का औसत मान तथा स्पंद मान विशिष्ट वोल्टता का औसत मान, ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको EDC से लिख रहे हैं, और ये क्या होगा, ये IDC और जो रेजिस्टेंस है RL, लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई, तो IDC की वैल्यू है IM अपॉन पाई RL, ठीक है ना, IM अपॉन पाई RL, जहाँ पे EDC, ठीक है ना, EDC, तो इस IM को क्योंकि वोल्टता कैलकुलेट कर रहे हैं तो IM को वोल्टता के फॉर्म में लिख दो आप, तो EDC यहाँ पे IM क्या है VM, ठीक है ना, IM क्या था यहाँ पे IM VM अपॉन R प्लस RL, ठीक है ना, IM की वैल्यू यही तो थी, IM इक्वल टू VM अपॉन R प्लस RL, ओके, तो VM अपॉन पाई R प्लस RL, और ये IDC RL, ये RL नीचे मल्टीप्लाई नहीं है, ये ऊपर मल्टीप्लाई नहीं है, ओके, ये RL, तो ये VM, तो ये स्पंदन मान विशिष्ट वोल्टता का औसत मान है, स्पंदन मान विशिष्ट वोल्टता का औसत मान है, और ये स्पंदन मान विशिष्ट धारा का औसत मान है, ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कंप्लीट ये है और ये है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, आज के लिए इतना ही।